हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो और एक नए पेपर के साथ मैं फिर आपके सामने आज आया हूं अपने स्मार्ट अचीवर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज मैं आपको 23 जनवरी सेकेंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करूंगा। सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। इसके पहले मैंने आपको 22 जनवरी के दोनों सेट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, करके बताया है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 भी हमारा हो चुका है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग करेंगे 23 जनवरी शिफ्ट 2। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बेटा। इसमें यहाँ पर कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता क्या है पहले तो हमें जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव या फिर लेस देन 0 होना चाहिए। एक कंसेप्ट होता है बेटा इसमें यहाँ पर। अब अगर हम इस डेटा को गौर से देखें इसमें यहाँ पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो हमको डिफाइंड नहीं है। दूसरा, एनी टेम्परेचर पर डेल्टा एस नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव मतलब डिसऑर्डरनेस बहुत कम है, तो अगर डिसऑर्डरनेस बहुत कम होगी तो रिएक्शन हमारी क्या है, एंट्रोपी जो होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। बट लिखा है एट एनी टेम्परेचर, तो एट एनी किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी रिएजेंट के लिए डिसऑर्डरनेस कम या हमेशा डिक्रीज नहीं कर सकती है। इन दोनों केस में हमें कोई भी चीज प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं की गई है। बट अगर हम ऑप्शन बी और सी को देखें, यहाँ पर यहाँ लो टेम्परेचर लिखा है। अगर टेम्परेचर हमारा लो है, बात गौर समझना बेटा, यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर पर भी डेल्टा एस पॉजिटिव है, इसका मतलब सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बहुत है। और अगर सिस्टम में डिसऑर्डरनेस बहुत है तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरी बात, अगर लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी बहुत कम हो गई, मतलब डिसऑर्डरनेस ही बहुत कम है। अगर डिसऑर्डरनेस कम है, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो स्टेबल्ड है या इनस्टेबिलिटी बहुत कम है, तो ऐसी केस में वो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकता है और रिएक्शन हमारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब दिए गए टेबल में जो करेक्ट आंसर है या अरेंजमेंट है वो बेटा ऑप्शन बी और सी है, और बी और सी हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी एंड सी होगा बेटा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको दिए गए हैं अलग अलग इलेक्ट्रोड के, और बताना क्या है किस सेल अरेंजमेंट के लिए डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। तो देखिए, डेल्टा जी की जब हम बात करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NF E नॉट सेल। तो पहली केस में डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, -N, ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, F हो गया 965 E कैथोड -E एनोड। इसके लिए कितना है, 0.8 है प्लस में, और इसके लिए हमें माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 1.56, तो यह आएगा -3.12 आएगा बेटा हमारे पास। दूसरे केस में फाइंड करते हैं डेल्टा G2 कितना होगा, डेल्टा G2 नॉट क्या हो जाएगा, Mg के लिए माइनस में है और Zn के लिए माइनस में है, तो ये माइनस ये हो जाएगा। तो -2.37 में से प्लस इतना कर दें अगर हम, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2.37 प्लस 0.76, 6 गए, कितने हो गए, तो में से 6 गए, 1 6, ये आएगा 1.61 आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में इतना आएगा। तीसरे में देखते हैं डेल्टा G3 कितना होगा, यहाँ पर ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की ही है, -2F हो गया,
और क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा कैथोड माइनस एनोड, ये जाएगा 3.17, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.34 F होगा, ये इतने F हो गया और ये इतने F हो गया। और लास्ट में आते हैं डेल्टा जी नॉट 4, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, F हो गया, और सिल्वर माइनस कॉपर करना है, तो सिल्वर ये हो गया, कॉपर ये हो गया, ये हमारे पास आएगा 0.56, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 12 2 1 2 F, ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है, ये है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बेटा हमारा ये होगा इसमें। ठीक है, ये तो लीस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों पॉजिटिव हो गई, ये और ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो, कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास बेटा जो आंसर बचता है वो तो हमारे पास यही बचता है। तो ये जो क्वेश्चन बेटा हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। तो पहले हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा डेल्टा जी का इसमें यहाँ पर। तो जब हम इसमें डेल्टा जी का फॉर्मूला बेटा अप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी क्या होगी हमारे पास, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, यहाँ पर ई नॉट सेल कितना होगा, कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1.56, इसमें ई नॉट सेल कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस माइनस दिस हो जाएगा, मतलब ये माइनस ये हो जाएगा हमारे पास। तो अगर ये माइनस ये हो गया हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 6 गए 1 गए 6, 1.61 हो जाएगा, और ये भी माइनस में आएगा हमारे पास, ये प्लस में है हमारे पास, ये प्लस में है। इसमें ई नॉट सेल बेटा कितना आएगा हमारे पास, सबको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें ई सेल कितना आएगा, ये माइनस ये कर देंगे इसमें हम, तो 7 हो जाएगा, और ये हो गया, ये माइनस ये 3 8 11 3.17 हो जाएगा माइनस में, और चौथे में ई नॉट सेल क्या हो जाएगी, सिल्वर माइनस कॉपर, ये हो जाएगा 0.46। अब डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी डेल्टा जी उतना ही नेगेटिव होगा। तो हिसाब से देखा जाए तो ई नॉट सेल की सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू तो हमको यहां मिल रही है, इसीलिए इस सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, मोस्ट नेगेटिव होगी, मोस्ट नेगेटिव होगी। यही बेटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट होते हैं, बायोमोलिक्यूल का बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, और ये कैसे बनते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनते हैं बेटा। मेन इंपॉर्टेंट रोल इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो मेन जो यहाँ पर है हेलिक्स और शीट बनने में, वो बेटा होती क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई है विद रिएक्शन के साथ। ये रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब इन्होंने स्टेटमेंट 1 में कहा है इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अगर ये कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड हो जाए देन के इज अबाउट 2280 ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट। के है रेट ऑफ रिएक्शन। इन्होंने कहा कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप फॉर्मल्डिहाइड हो जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट कांस्टेंट इतना होगा, और इसकी वजह क्या है, ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट। बिल्कुल सही लिखा बेटा यहाँ पर,
अगर हम इस R की जगह H लेट कर लें तो यहाँ शिफ्टिंग से जो प्लस चार्ज बनेगा वो सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा बेटा इसमें, यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। आप इसको यहाँ समझिए, ये अगर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये जो प्लस चार्ज होगा ये क्या शो करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, पहला पॉइंट। दूसरा, स्मॉलेस्ट इन साइज है दोनों बेटा, स्मॉलेस्ट साइज, तो स्मॉलेस्ट साइज है तो हिंड्रेंस कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा यहाँ पर। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल सबसे कंफर्टेबल जोन में इसको अप्रोच करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा और कंबाइंड भी होगा। तो रेट ऑफ कांस्टेंट इतनी ज्यादा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरे में कहते हैं इन केस ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड के इज अबाउट 2000 बिकॉज ऑफ I माइनस इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, बिल्कुल सही है। ये कार्बन जरूर है पर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये ओवरऑल ये भी विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ जो प्लस चार्ज होगा वो लगातार इंक्रीज होगा, इंटेंस ऑफ चार्ज, इंटेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी जो है बेटा वो मैक्सिमम होगी यहाँ पर। और अगर इंटेंस ऑफ चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है तो ये भी क्या होगा, बहुत धीमा नहीं रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा बेटा, ऊपर वाले से कम करेगा, क्योंकि यहाँ फिर भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, यहाँ वो भी नहीं बेटा इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्वेश्चन दी गई है रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फाइंड करना है बेटा। तो देखो यहाँ पर ब्रेक करिए, x2 प्लस 1/2 y2 हो गया, इनिशियल 1 होगा 0 होगा, x अगर हटेगा तो ये x और x/2 हो जाएगा। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कितने होंगे, जोड़ दीजिए सभी को, 1 प्लस x/2। अब यहाँ से Kp क्या होगा, यह होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 पार इज रेस बाई हाफ पार इज बाई 1 पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 कितना होगा, y2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल ऑफ y2 x/2 अपॉन टोटल मोल 1 प्लस x/2, ये हो जाएगा इंटू टोटल प्रेशर। ये हो गया प्रोडक्ट, इसके हो गए, ये y2 का पार्शियल प्रेशर आ गया, पार इज रेस बाई हाफ हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 लेंगे, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ x अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना है 1 प्लस x/2 इंटू टोटल प्रेशर, ये हो गया। अपॉन रिएजेंट का क्या हो जाएगा 1 माइनस x/2 इंटू टोटल प्रेशर, ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हिस्सा तो इससे कैंसिल हो गया, ये p इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बेटा यहाँ से बचेगा Kp इस इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, ये x बच गया यहाँ से अपॉन 1 माइनस x, ये बच गया हमारे पास, और यहाँ से क्या बचा x इंटू p 1 प्लस x/2 का अंडर, ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कहा कि x इज वेरी स्मॉल, Kp कुछ तो गलत हो रहा है, बिकॉज x इज वेरी स्मॉल। अगर x वेरी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1 होगा, एंड 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो Kp हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x इंटू px/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। और अगर हम पूरे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, Kp का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3/2 इंटू p
अपॉन 2, तो यहाँ x की पावर 3/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2kp अपॉन p हो जाएगा, 2kp स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास, और x कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा क्यूब रूट 2kp स्क्वायर अपॉन p, ये हो जाएगा। और ये बेटा हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 2। ये तरीका है बेटा इसे करने का। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये कहते हैं आइडेंटिफाई ABC, व्हाट इज ए। अब देखो ए लेड क्लोराइड बेटा कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ पर, क्योंकि लेड क्लोराइड नाइट्रिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है, तो ए बेटा लेड सल्फाइड ही होगा हमारा। तो अगर ए लेड सल्फाइड हो गया, लेड नाइट्रेट बन गया, इससे करेगा बी बेटा होगा लेड सल्फेट हो गया। अब लेड सल्फाइड और लेड सल्फेट कहाँ है, सेकेंड और थर्ड दोनों में है। लेड सल्फेट को जब आप पोटेशियम क्रोमेट में ऐड करेंगे तो बेटा ये लेड क्रोमेट बनता है, जो कि येलो पीपीटी होता है। तो येलो पीपीटी लेड क्रोमेट हमारा कहाँ बनना है, ये बनना है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा ये होगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कार्बन चेन होता है बेटा। ये 3 चीज होती है। तो पहले पॉइंट में अगर कार्बन इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये तो ट्रू है। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर देन इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। बिल्कुल सही है। ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, नो एच बॉन्डिंग, इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनसे ज्यादा होगा। मतलब दोनों, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू, दोनों सही हैं। तो दोनों सही बेटा हमें यहाँ दिया हुआ ऑप्शन 4 में, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। When a non-volatile solute is added, समझिएगा सभी लोग, when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases by 10 mm. ओके, मतलब P नॉट माइनस PS आपको दिया गया है। देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। अब ये रिलेशन सबने पढ़ा होगा, RLVP का राउल्स लॉ है इसमें। यहाँ पर पहले केस में कहते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ, 10, तो 10 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ 0.2। जब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इतना है। कहते हैं व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर 20। तो अगर बेटा ये 20 कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी डबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.4। और इसका करेक्ट आंसर है बेटा ये हमारे पास। ये तरीका है इसको करने का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बाय राउल्स लॉ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। तो ये इतना हो गया हमारे पास। तो यहां से हमने वैल्यू पुट कर इतना आया। अब जब ये 20 करोगे तो 0.4 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.4 है तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 0.6। और 0.6 आंसर में कहाँ है, यहाँ है। पहला ऑप्शन होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा तो सॉल्यूट के लिए, पर ये पूछ रहे हैं सॉल्वेंट, तो बेटा इसलिए पहला होगा। ये कहते हैं फॉर अ गिवन शेल टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इज n स्क्वायर। बिल्कुल सही लिखा बेटा। ऑर्बिट n के लिए टोटल जो ऑर्बिटल या फिर ओरिएंटेशन होते हैं वो n स्क्वायर ही होते हैं। फिर कहते हैं फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। बिल्कुल सही लिखा है। किसी भी सबशेल के लिए फॉर अ सबशेल L पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होते हैं, पॉसिबल ओरिएंटेशन R -L to 0 and 0 to +L। ये होता है बेटा इसमें यहाँ पर, जिसे हम लिखते हैं 2L + 1। टोटल इतना होता है। तो हिसाब से देखा जाए ये दोनों स्टेटमेंट बेटा यहाँ भी सही है, और दोनों अगर सही है तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही बेटा होगा ऑप्शन 3।
ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कहते हैं सॉल्वोलिसिस का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। सॉल्वोलिसिस तभी होगी जब SN1 रिएक्शन होगी, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जो कार्बोकेटाइन बेटा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा सॉल्वोलिसिस उतनी बेहतर और फास्ट होगी। दूसरी बात, कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा ये भी हमको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा। तो होता बेटा क्या है, कार्बोकेटाइन स्टेबल कब होगा, देखो यहाँ पर ये यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन 2 है, इससे ज़्यादा स्टेबल कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं हो सकता है। ये हटेगा, ये बन गया। दूसरे नंबर पर ये कॉन्जुगेशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी C की होगी और फिर B की होगी। तो C और B कहाँ है, A में है, करेक्ट आंसर A होगा। और इसके बाद किसकी होगी बेटा इसमें, यहाँ पर C B के बाद आंसर A का आएगा, फिर हमारे पास D का आएगा। A का क्यों होगा, ये ब्रोमीन अगर हटेगी तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जब भी चेक करिएगा तो किस ऑर्डर में चेक करेंगे, MHI, सबसे पहले M फिर H फिर I, इन 3 इफेक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये तरीके हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा बेटा, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि हमें एक टेबल दी गई है जिसमें 4 कंपाउंड दिए गए हैं, या यूँ बोले कंपाउंड के 4 आइसोमर्स है और उनकी ओजोनोलिसिस से 4 अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब मैच करना कौन किसके लिए होगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, यहाँ पर एक मिनट, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके लिए। ये इन्होंने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और ये इसकी अगर हमें ओजोनोलिसिस करनी तो क्या बनेगा। जब हम ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को देख के लग रहा है इन्होंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करी है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये टूटेगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, ये तो बन जाएगा CHO, ये बनेगा CHO और फिर बनेगा CO, CO का CS2, फिर क्या है यार, इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग। क्या बनेगा देखो बेटा, इसमें पहले ये टूटेगा और ये टूटेगा। अगर ये वाला टूटेगा तो ये तो CHO बनेगा, तो ये बन जाएगा H डबल बॉन्ड O, फिर ये डबल बॉन्ड O और इसके बाद बनेगा ये, अरे यार ये बने दिया। इसकी आइए ओजोनोलिसिस करते हैं फिर से। स्पेस बेटा कम है थोड़ा, इसलिए बार बार ये एडिट गलत रहा। पहले एक तो ये बॉन्ड टूटेगा फिर ये टूटेगा। क्या बनेगा, पहले हम इस कार्बन को देखते हैं। ये बन गया CHO, फिर ये कीटोन बन गया हमारे पास, फिर ये CH2 हो गया, फिर ये CH है जिस पर एक ये बॉन्ड है, फिर यहाँ से ये CH2 बन गया, फिर ये C डबल बॉन्ड O है, फिर 1 2 3 1 2 CH2 CH2 और ये बनेगा डबल बॉन्ड O H। इस कंपाउंड की अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये बनेगा, ये CHO हो गया, फिर CO CHO CO, ये CH2 हो गया हमारा, ये CH है, CH हो गया, ऊपर एक कार्बन चेन है वो ये हो गई हमारी, फिर ये CH2 है, फिर ये C डबल बॉन्ड O है,
CH2 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 और CHO। ये अभी देखना ये ऑप्शन है कहाँ हमारे पास एक्चुअल में, अब हमें चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें ये ऑप्शन दिया कहाँ है। तो ये ऑप्शन हमें बेटा आई थिंक आखिरी में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ अभी आखिरी वाले में तो नहीं है, ये हमारा मिलेगा आई थिंक तीसरा है। ये CHO हो गया, फिर CO हो गया, फिर CH2 हो गया, तो CHO CO CH2 हो गया, फिर ये हमें मिल गया यहाँ पर CH नीचे ब्रांच, फिर ये CH2 है, ये CH2 हो गया, फिर कीटोन है, ये कीटोन हो गया, CH2 CH2, ये CH2 CH2 और CHO। मतलब ये है कि बेटा पहले का जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा। तो ए का ऑप्शन 3 का है, यहाँ देख लें, तो यहाँ तो है नहीं, तो ये तो बेटा आउट ऑफ रेस हो गए। अब या तो दूसरा होगा ऑप्शन या तीसरा होगा। आइए बी को भी चेक कर लेते हैं अब इसी तरह। बी में क्या बनेगा देखिए यहाँ पे सभी लोग। बी में हमें कुछ कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स साइक्लिक भी हैं और स्पेस ही बेटा बोर्ड पर कम है, इसलिए बार बार ये एडिटिंग हो रही है, परेशान मत होइएगा इसमें। इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या होगा समझो यहाँ पर आप लोग। एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, तो अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये CHO बन गया, CHO फिर CO, ये CHO बन गया, ये CO बन गया। 1 2 3 4 CH2 हैं, तो ये 4 CH2 इंटू 4 कर दिया, CH2 इंटू 4 कर दिया, फिर ये CO बना, फिर CH2, फिर CHO, ये बनेगा बेटा। अब ये देखना कि ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर है आखिर। तो 4 हमारे पास फोर्थ वाला भी हो सकता है, ये भी चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो CHO CO फिर CH2 होल 4 फिर CO फिर CH2, ऑप्शन 4 से बेटा मैच कर रहा है। बी का जो ऑप्शन है वो 4 होगा, तो बी का ऑप्शन 4 कहाँ पर है, सेकंड में है, इसमें है नहीं, तो ये बेटा यहीं से गलत हो गया और हमारा जो ऑप्शन होगा करेक्ट है यहाँ पर वो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आपको बाकी दो में भी अटेम्प्ट करना है, कोई वो नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप किसी भी अल्कीन की ओजोनोलिसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है, और कैसे बनता है वो आपके सामने है। और इसी तरह हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है, A नॉट AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होता है। तो AT इज इक्वल टू A नॉट प्लस ये हो जाएगा फॉर जीरोथ ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए। कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो ग्राफ क्या बनेगा, y एक्सिस पर AT हो गया, ये हो गया AT चारों में है, खैर नहीं ये तो नहीं है, तो रेट दिया हुआ है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। अभी तो बाकी तीन तो रेस में है, तो y पे तो AT हो गया, x पर t होगा, तीनों में t है। इसके बाद इंटरसेप्शन A नॉट है, यहाँ भी इंटरसेप्शन A नॉट है, यहाँ भी A नॉट है, यहाँ भी है। मेन चीज ये हमें देखनी है कि जो स्लोप है वो माइनस के है, तो डाउन तो बेटा देखो डाउन, ये तो स्लोप है नहीं, ये तो गलत हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये भी नहीं हो सकता, करेक्ट बेटा ये होगा। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है और ये y है, ये ओरिजिन O हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू AT, x इज इक्वल टू t हो गया। इंटरसेप्शन C लेना y एक्सिस पर, ये A नॉट हो गया दिस, एंड स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये आंसर मैच करता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 से, और यही इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें कॉलम मैच कराना है। 4 आपको एलॉय दिए गए हैं और उनके कॉम्पोजिशन दिए गए। सबसे आसान आपको मैच कराना इसमें D है, जो कि स्टेनलेस स्टील को बिलोंग करता है, तो D का 2 होगा। D का 2 चेक कर लीजिए कहाँ पर है, दूसरे और तीसरे में है, तो ये दोनों तो बेटा यहाँ से खत्म हो गए। अब क्वेश्चन ये कि ब्रास, ब्रांज और UK सिल्वर क्वाइन। तो पहले हम ब्रास की बात कर लेते हैं। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक होता है, तो B का 3 होना चाहिए। B का 3 कहाँ पर है, B का 3 यहाँ पर है और D का 2 भी यहाँ पर है,
तो ये भी बेटा आउट ऑफ रेस हो चुका है, खत्म हो चुका है। करेक्ट आंसर बेटा ये हो गया। ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन होता है तो ए का 4 होना चाहिए, जो कि आपका ये है। बचा यूके सिल्वर कॉइन, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास कॉपर एंड निकल हो जाएगा हमारे पास। तो ये तरीका है इसमें यहाँ पर यूके सिल्वर कॉइन सी का 1 ही है हमारे पास। तो ये तरीका है बेटा इसको यहाँ पर अटेम्प्ट करने का। ये इन्होंने डीएनएफ ब्लॉक से पूछा है, मेटलर्जी है ये। कहते हैं आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल एटम हैज D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो यार +6 है। ये हो गया यहाँ पर, इसमें इस तरीके से हो गया इसमें, ठीक है। तो +6 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर्गन 3D6 3D0 होगा, 4s0 हो जाए, सॉरी 3D6 4s2 होता है। ये बनेगा हमारे पास 6 हटाने हैं तो ये 3D2 बनेगा, 4s0 बनेगा बेटा। इसमें मैग्नीज हमारे पास कितना है 3+, ये बनेगा आर्गन 3D4 4s0। इसमें Fe क्या है 3+ है तो क्या बनेगा आर्गन 3D5 4s0। इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगी 2 एसिटेट आयन है -1 होता है तो -4 हो गया 2 क्रोमियम के लिए, तो 1 के लिए +2 होगा, ये बनेगा आर्गन 3D4 4s0। और निकेल है हमारे पास 2+ क्यों होगा भाई, 4+ है सॉरी, तो निकिल 4+ है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, निकिल होता है 3D8 4s2 होता है तो ये बनेगा 3D6 4s0। तो हमसे 3D4 पूछा गया तो 3D4 बेटा हमको एक तो Mn3+ में दिख रहा है और एक Cr2+ में दिख रहा है, और ये है हमारे पास B एंड D। तो B और D तो बेटा हमारे पास ये है और यही इसका बेटा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है और ये तरीका है इसको करने का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ सम ग्रुप 14 एलिमेंट। कुछ 14 एलिमेंट्स हैं जिनके आपको एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और आपको बताना है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो होता बेटा क्या, ये ग्रुप 14 में जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बट इन केस ऑफ लेड it is slightly और little increase, थोड़ा बढ़ जाता है। इन केस ऑफ लेड की अगर हम बात टॉप से बॉटम तो ये शार्पली डिक्रीज होता है बेटा ये, ठीक है। बट जब बात आती है लेड की तो लेड का जो होता है वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेड के ठीक ऊपर टिन होता है और इसमें ये तो सिलिकॉन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये लेड हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये होगा टिन आपका। तो सबसे जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो टिन का होगा और यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। कहते हैं pH ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज इतना, व्हाट इज एट 80 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इससे KW भी इंक्रीज होगा। KW अगर इंक्रीज होगा तो PKW डिक्रीज होगा, और अगर PKW डिक्रीज होगा तो बेटा pH और POH दोनों ही बेटा डिक्रीज हो जाएंगे। तो मतलब इसका जो सही जवाब है बेटा वो ये होगा आंसर नंबर A, क्वेश्चन नंबर 16 का। ये तरीका है, सभी लोग समझिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। फाइंड A एंड B। ये तो बेटा बहुत ही जानी पानी रिएक्शन है, डाउ प्रोसेस। ये तो बन गया आपका फिनॉल, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे फिनॉल का तो क्या बन जाता है, बेंजोक्विनोन बन जाता है इस तरीके से। और ये ऑप्शन हमको कहाँ दिया गया है, आंसर नंबर 3। ये बेटा इसका करेक्ट आंसर ये है ए और ये है प्रोडक्ट बी। ये फिनॉल है, ये बेंजोक्विनोन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट्स 1 and 2। एक सोल्यूशन बनाया गया है लिक्विड 1 और 2 का जो कि दोनों वोलेटाइल हैं, और इसमें x1 and y1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 लिक्विड 1 है इन
कंपोनेंट 1 इन लिक्विड एंड वेपर फेज, हमें स्लोप एंड इंटरसेप्ट फाइंड करना है ऑफ द लीनियर प्लॉट ऑफ 1 अपॉन x1 वर्सेस 1 अपॉन y1। कैसे करेंगे देखो यहां पर, पहली चीज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट 1 फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर, ये है इन टर्म्स Pt इंटू y1 क्या है, ये है इन टर्म्स ऑफ क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और ये मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। यहां से क्या बनेगा हमारे पास, Pt अपॉन x1 इज इक्वल टू P1 नॉट अपॉन y1 बन जाएगा। Pt क्या होगा, P1 नॉट प्लस x1, P2 नॉट माइनस P1 नॉट हो जाएगा बेटा अपॉन x1, ये होगा P1 नॉट अपॉन y1। अब ये लाइन कहां से आ गई, आप सभी जानते हैं अगर दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, इफ बोथ आर वोलेटाइल, तो P1 क्या हो जाएगा, ये जो टोटल प्रेशर होगा ये होगा P1 प्लस P2 होगा, और P2 क्या, Pt क्या हो जाएगा, ये होगा P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, ये होगा P1 नॉट इंटू x1 P2 नॉट इंटू 1 माइनस x1 करेंगे, और यहाँ से बेटा x1 कॉमन कर लिया गया, सिर्फ इतना ही मैंने इसमें किया हुआ है इसमें, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हमें करनी इसमें यहाँ पर। तो अगर हम ऐसा करते हैं इसमें यहाँ पर, तो ये चीज़ हमारे पास बेटा आ जाएगी इसमें। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, Pt हो गया हमारे पास, हमें x2 को हटाना था, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें, P1 नॉट माइनस P2 नॉट x1 प्लस P2 नॉट, ये बनेगा। तो अगर ये बनेगा तो ये बेटा हमारे पास P1 हो जाएगा, ये P2 होगा, और ये P2 नॉट हो जाएगा। अब हम करते हैं क्या यहाँ पर, P2 इसको स्प्लिट करेंगे, ऐसे कर दिया, और ये हो गया P1 नॉट अपॉन y1। P2 नॉट से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो ये रहेगा 1 अपॉन x1, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास P1 नॉट अपॉन P2 नॉट माइनस 1 इज इक्वल टू P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इंटू 1 अपॉन y, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास। इस तरीके से चीज़ें होती है हमारे पास। आई होप सभी को समझ में आया होगा इसमें यहाँ पर। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इस टर्म्स को इधर लेके आते हैं सारे, यहाँ पर 1 अपॉन x1 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अगर इधर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास एक मिनट, ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा हमारे पास। वह अगर हम इसको उधर लेके आते हैं तो हमारे पास ये बेटा बनेगा 1 अपॉन x1 इस इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, P1 नॉट अपॉन P2 नॉट इंटू 1 अपॉन y, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास P1 नॉट माइनस P2 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये हो जाएगा। और यहाँ से 1 अपॉन x1 क्या हो जाएगा, y, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, हमें कंपेयर किससे करना है, स्लोप। तो स्लोप हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। तो अगर x इज इक्वल टू वाई एम प्लस सी है तो इंटरसेप्शन हमारे पास कितना आ गया, स्लोप पूछा है। स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बेटा हमारे पास होगा P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, और दूसरा इंटरसेप्शन c पूछा है, इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट हमारे पास हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट अपॉन P2 नॉट, ये इसका आंसर होगा।
तो अब हमें ये चीज देखनी है यहाँ पर, ये कहाँ में मिलेगा इसमें। और अगर हम इसको देखें तो स्लोप P1 नॉट अपॉन P2 नॉट ये हो गया हमारे पास, और इंटरसेप्शन क्या P2 नॉट माइनस P1 अपॉन P2 ये हो गया। तो करेक्ट आंसर बेटा जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन 1। तो ये तरीका है करने का, ये मेन इक्वेशन है, ये हमें याद रखना है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड 1 इन, ये वेपर फेस में है, ये वेपर फेस है, और ये लिक्विड फेस में बेटा, यहाँ पर वेपर फेस एंड लिक्विड। और यहां से बेटा हमने पूरा डेरिवेशन डिराइव कर दिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग को करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। ये दिया हुआ प्लॉट ऑफ अंडर रूट वी न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास बेटा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ यूं बनता है, ऐसे बनता है। बट अगर यही ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं किसके लिए, फ्रीक्वेंसी वर्सेस किसके, एटॉमिक नंबर, तो कैसे बनेगा। ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओरिजिन है। इसमें बेटा जब ग्राफ पूछेंगे तो इसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनेगा इसमें यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि दोनों ही केस में ग्राफ हमारा क्या बनना है, स्ट्रेट लाइन बनना है। तो अगर आप देखिए तो दोनों में से कहीं पर भी, चाहे विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक मास हो या विद रेस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर हो, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो, कहीं पर भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो फॉल्स है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, कोई भी बेटा इसमें सही नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इन्होंने डाइक्रोमेट को क्यूएच में ऐड किया है। जब भी आप डाइक्रोमेट को क्यूएच में ऐड करेंगे K2CrO4 बनता है, और जब आप K2CrO4 को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं दोबारा से K2Cr2O7 बन जाता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है बेटा। इसमें यहाँ पर ये डाइक्रोमेट की बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर ये पोटेशियम क्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन है। दोनों को मिलाकर इन्होंने क्वेश्चन तैयार किया है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। इसमें ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट आंसर होगा इसमें यहाँ पर। एंड नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 21। कहते हैं इतने मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने % हाइड्रोजन है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये हो गया यहाँ पर। अब परसेंटेज हाइड्रोजन तो 10% है, तो ये 10 हो गया, 10/100, 2/18। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने 0.9 दिया हुआ है, यहाँ से फाइंड करिए वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल हटा देते हैं, 0 बढ़ेगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 यहाँ से, तो यहाँ 1 बच गया, ये 9 हो जाएगा, और ये 9 इससे कैंसिल हो गया। मतलब वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 आ गया बेटा हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें तो। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या इसमें, यहाँ पर हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन, सॉरी, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, मोल कितना दिया हुआ है 0.01, गिवन मास 1 हो गया, मोलर मास पता नहीं है हमें। ठीक है, तो मोलर मास कितना होगा हमारे पास, ये होगा 1/0.01 जो कि बेटा आएगा 100। तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो बेटा आएगा 100 आएगा, 100। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज ये एनलीन है, इस पे ये इन्होंने क्या लिखते हैं, पैरा पर इन्होंने यहाँ पर इथॉक्सी प्रोडक्ट बना दिया है। डाईएजोटाइजेशन किया तो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये क्या होगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसा बनेगा N2+ Cl-, और ये है OC2H5, ये बन जाएगा। अब इसको इन्होंने फिनॉल से रिएक्शन कराई है, फिनॉल से रिएक्शन, तो ये H हो गया, और यहाँ से Cl अलग हो जाएगा हमारे पास, और ये कपलिंग रिएक्शन हो जाती है बेटा, इसे कपलिंग कहते हैं। ये बन गया हमारे पास कपलिंग रिएक्शन, ये बन गई हमारे पास कपलिंग रिएक्शन बन गई।
और साथ में N डबल बॉन्ड N OH, ये बन गया। अब इस कंपाउंड को इन्होंने ऐड किया NOH में, तो जब आप इस कंपाउंड को इसमें NOH अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये ONA बन जाएगा और ये फिर इसमें हम ऐड करेंगे C2H5Br। तो ये Na क्या, ONA क्या होगा यहाँ पर, ये जो OH ग्रुप है और ये H है, यहाँ से वाटर अलग हो गया और हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पर ONA आएगा, फिर ये Br इस Na से कंबाइंड होकर NaBr अलग करेगी और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ये बेटा बनेगा, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये हम लोग का फाइनल आंसर है, आप चेक कर लो। 16 कार्बन है, 6 और 6 12, 2 14 और 2 16, 16 कार्बन हो गए। 18 हाइड्रोजन है, 5 ये है और 5 ये, 10 हो गया। 4 यहाँ रिंग में है, 4 यहाँ, 18 हाइड्रोजन हो गए। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन हो गई। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गई। ये है बेटा इसका प्रोडक्ट। यहाँ पर ऐसे ही रिएक्शन होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहते हैं इतने ग्राम एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले अगर आप इक्वेशन लिख लीजिए, ये हो गया। इसका वेट इन्होंने 81 ग्राम दिया है, इसका 128 ग्राम दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, इसका मास फाइंड करना है। तो पहली चीज देखो, यहाँ पर 4 × 27 ग्राम रिएक्ट करता है किससे, 3 × 32 ग्राम से, और बनती क्या है, कितनी Al2O3 बनती है, ये बनेगी 54 और 48, 2 × 102 ग्राम ये बनती है। तो 1 के लिए कितना होगा, 3 × 32 अपॉन 4 × 27, ये हो गया। हमें 81 के लिए फाइंड करना है। ये 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 48 ग्राम। मतलब ये होगा कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए, 81 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें ऑक्सीजन 48 ग्राम चाहिए, जबकि हमें सप्लाई की गई 128 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि O2 जो है वो एक्सेसिव रिएजेंट है बेटा, ये एक्सेसिव रिएजेंट है, जबकि एल्यूमिनियम क्या है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑब्वियस ये बात है, द मेजर रोल इन हाई यील्ड ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई यील्ड ऑफ Al2O3 इस एल्यूमिनियम। दैट इज वाई Al2O3 का जो भी मास आप फाइंड करेंगे वो एल्यूमिनियम के फेवर में फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन के फेवर में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरी यूज ही नहीं हुई है। इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज यहाँ बेटा, हम जो भी Al2O3 का मास फाइंड करेंगे वो एल्यूमिनियम के फेवर में करेंगे, O2 के फेवर में नहीं करेंगे। अब क्या होगा, इतने ग्राम एल्यूमिनियम से Al2O3 इतनी बनी, तो 1 से कितनी बनेगी, ये हो गया। और 81 से कितनी बनेगी, 27 × 81, 3 हो जाएगा, 51 हो गया। ये 153 ग्राम बनेगी Al2O3। तो यहां से जो Al2O3 का टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा, 153 ग्राम Al2O3 बनेगी बेटा इसमें। ये इसका आंसर है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर बॉर्न हेबर्ट साइकिल देखनी होगी। साइकिल क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये हो गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ की इसकी रिएक्शन X2 से कराकर क्या बना है, M+X- बन गया। यहाँ पर हमें ये चीज चाहिए बेटा इसमें। यहाँ पर अब पहले हमें क्या करना होगा, X में ब्रेक करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई, और यहां से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई।
ये लैटिस एंथैल्पी हो गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, हमें देखना होगा इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन प्लस 1/2 ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, ये हो जाएगी बेटा। ये आपको दी गई -400, सब्लिमेशन आपको दिया गया 100, आयनाइजेशन दिया गया हमको 500, ये हमको फाइंड करना है तो इसको हम x मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको दी गई -300 और लैटिस एंथैल्पी हमको दी गई है 800, ये चीज़ है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम x को इधर रख दें, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएं, 5 1 6, 6 में से 300 और 1100, ये 1/2 भी हो जाएगा हमारे पास। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, 600 माइनस 300, 300 1100, x प्लस 1100 हो जाएगा इक्वल टू -400, 400। तो x हो जाएगा कितना 1500 हो जाएगा हमारे पास। और यहां से हमें चेक करना पड़ेगा कितना आता है, इसके आगे चेक करते हैं हम लोग। क्यों नहीं रहा आगे, इसके आगे हम लोग का क्या आएगा, पर लैटिस एंथैल्पी ना बेटा, ये तो नेगेटिव होनी चाहिए थी हमारी, ये माइनस में होगी हमारी लैटिस एंथैल्पी। और अगर ये माइनस में होगी बेटा तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास बन जाएगा -8 3 11 और 11 में 6 गए 5, तो ये बेटा हमारे पास बचेगा -400 इज इक्वल टू 500 प्लस 1/2 x। तो यहाँ से x/2 इज इक्वल टू 100 होगा और x हमारे पास 200 आ जाएगा। ये है बेटा इसका आंसर। मतलब ये जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी वो आएगी 100 किलो जूल पर मोल आएगी। ये क्वेश्चन है बेटा ऐसे करने का। एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कंपाउंड X एब्जॉर्ब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड X upon oxidation with KMnO4 gives this. Find out the total number of sigma and pi bond. हमें बताना है कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए करते हैं। हाँ सर बोलिए। आ रहे यार, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट आ रहा हूँ, बस हो गया, आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद इस पे आते हैं। यहाँ पर हमें बताना कौन सा बेटा ये होगा। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं क्या है, यहाँ पर CH3C, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड, दोनों O को हटा दीजिए यहाँ से। क्या बनेगा CH3, ये बन गया CH3। इसके बाद ये CH2 है, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, और ये H है, CH डबल बॉन्ड O,
और यहां से क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ओ सी एच हटा दीजिए, ये बेटा हमारी अल्कीन होगी। अब देखो यहां पर कैसे होता है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें विद KMnO4 के साथ, तो सबसे पहले क्या होगा समझिए, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, कीटोन, ये बन गया कंपाउंड ए, प्लस क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर CH2, ये बनेगा CHO, और क्या बनेगा CH3, CHO, ये बन गया। अब होता क्या बेटा, यहाँ पर इन दोनों का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये फर्दर ऑक्सीडाइजेशन होगा तो CH3 COOH बनेगा, और ये क्या बनेगा, CH3 CO CH2 CH2 COOH, ये बेटा बनेगा हमारे साथ। तो ये है तीन प्रोडक्ट जिसका उन्होंने जिक्र किया, ये A है, ये B है, ये C है। अब इन तीनों को मिला के पूछा था अल्कीन कौन सी होगी, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे। तो पाई तो हमको भी दिख रहा है यहाँ पर, पाई तो 2 हैं टोटल, और सिग्मा पूछा है, सिग्मा कितने होंगे, 3 सिग्मा तो ये हो गए, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 10 हो गए, 13, एक ये 14 हो गया, 2 16, 1 17, 19, 120, 121, 122, 123, 124 और 3 27। तो यहाँ जो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो 27 बनेंगे बेटा। ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। तो ये 20 कह सकते हैं यहाँ पर 3 जनवरी का है बेटा, यहाँ पर शिफ्ट 2 का पेपर है। आई होप आपने देखा होगा सोल्यूशन कैसा है, थोड़ा टिपिकल है कंपेयर टू शिफ्ट 1 के तुलना में, और बाकी 22 तारीख के कंपेरिजन में पेपर थोड़ा सा टफ है इसमें यहाँ पर। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले पेपर का लेवल क्या होगा, और इसी अप्रोच और इसी प्रिपरेशन के साथ आपको तैयार करके एग्जाम में जाना भी होगा, और इसी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए। हमारा फुल सपोर्ट और हमारी टीम का फुल सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच।